Assalamu alaikum, dear students. You are again welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss chapter number 2 of your textbook, that is An Excellent Father. It is actually a short story, but it has been taken from a novel जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस. बहुत बड़ी नावल है ये. This novel is written by Jane Austen in 1813. 1813 में ये नावल लिखी है जेन एस्टन ने. लगभग 200 साल पहले, 200 साल से ज़्यादा ये नावल लिखी है जेन एस्टन ने. Before discussing this story, before discussing this chapter, let me say some important points regarding the age when this novel was written. 1813 की बात है ये. आज से 200 साल पहले की बात है. उस दौर में औरतों को इतनी आज़ादी नहीं थी जितनी आजकल के दौर में है. फाइनेंशियली दे वर डिपेंडेंट ऑन मेल्स. प्रॉपर्टी में उनको कोई हिस्सा नहीं मिलता था. लिहाजा हर एक पेरेंट या हर एक ये जो पेरेंट था वो चाहता था कि उसकी बेटे की शादी किसी अमीर घर में हो, किसी अमीर लड़के के साथ हो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारे. नौकरियों में भी बहुत कम हिस्सा मिलता था और अक्सर माँ बाप यही सोचते थे कि कब उनके ये जो बेटियां हैं उनकी शादी हो जाए किसी अच्छे घराने में, किसी अमीर घराने में, ताकि वो ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार सके. Now let us discuss brief this introduction about Jane Austen. फिर हम उसके बाद स्टोरी पढ़ेंगे. Jane Austen was born in 1775 and she died in 1817. Was born at Steventon in Hampshire, where she spent 26 years of her life. हैम्पशायर में ये पैदा हुई थी. वहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 26 साल गुजारे. She was the 7th of 8 children born to her parents. 7th children, 7वां नंबर उसका था. कुल उसके जो भाई बहन थे वो 8 थे और ये 7वें नंबर पर थी. Jane wrote for the pleasure of writing and with little hope of publication. ये सिर्फ अपने मज़े के लिए लिखती थी और उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि उसके जो नावल्स है या और कोई थिंग है ये कभी पब्लिश भी हो जाएगा. However, she believed that an artist cannot do anything slovenly. लेकिन उसको यकीन था, वो इस बात पर यकीन करती थी कि कोई भी आर्टिस्ट, चाहे वो राइटर हो या और कोई हो, कैन नॉट डू एनीथिंग स्लोवनली. एक्चुअली हम कहते हैं केयरलेसली, लेजीली. कोई भी आर्टिस्ट जो है, कोई भी फनकार जो है, वो केयरलेसली कोई काम नहीं कर सकता है. उसके लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है. दैट मीन्स वट एवर शी रोट, जो भी उसने लिखा है उन्होंने बड़ी मेहनत की है उसके लिखने में, उसको उन नावल्स के लिखने में जो उन्होंने लिखी है. शी वर्कड हार्ड फॉर दोज नावल्स. Her major works include Pride and Prejudice. इसी नावल से ये जो एक्सट्रैक्ट है, ये जो स्टोरी है, ये ली गई है. पहली नावल. Then she also wrote a second novel, that is Sense and Sensibility. Then Mansfield Park. Then Emma and Northanger Abbey. These are some of her most favorite novels, famous novels. Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma and Northanger Abbey. Now let's read the story. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice.
उसकी जो बहुत फेमस नावल है, बहुत मशहूर नावल है, जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस, 1813 में ये पब्लिश हुई है। उसी से ये एक्सट्रैक्ट एक चैप्टर लिया गया है। नेदरफील्ड पार्क इज वैकेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेदरफील्ड पार्क एक्चुअली एक घर का नाम होता है, ये पार्क नहीं है। ये उस एक एक्चुअली एक बिल्कुल एक मकान का नाम होता है। नेदरफील्ड पार्क इज़ वैकेंट फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये पिछले बहुत टाइम से वैकेंट था, खाली था, कोई इसमें नहीं रह रहा था। एट लॉस्ट a rich young man, a young gentleman, at last a rich young gentleman, Mr. Bingley, decides to take the place. लास्ट में एक बहुत अमीर आदमी, ये आपको ये बात याद रखनी चाहिए, जेंटलमैन उस दौर में अमीर आदमी को कहा जाता था, शरीफ आदमी को नहीं। जिस तरह आज हम जेंटलमैन उस आदमी को कहते हैं जो शरीफ आदमी हो, जो शाइस्ता आदमी हो, जिसके इखलाक अच्छे हो और जो बाकियों से अच्छी तरह पेश आए, उसको हम जेंटलमैन कहते हैं। बट at those times it was simply a rich man with a हाई सोशल पोजीशन, जिसकी सोसाइटी में बहुत बड़ी पोजीशन हो, बहुत बड़ा नाम हो, उसी को जेंटलमैन कहा जाता था। मिस्टर बिंगले डिसाइडेड टू टेक द प्लेस। वो इस नेदर फील्ड पार्क को किराए पर लेता है। व्हेन मिसेस बेनेट कम्स टू नो ऑफ इट, जब मिसेस बेनेट को पता चलता है। मिसेस बेनेट एक औरत का नाम है जिसकी 5 बेटियां होती है। इसकी 5 बेटियां होती है और तमाम के तमाम बेटियां भी अनमैरिड है, उनकी शादी नहीं हुई है। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि उसको कितनी फिक्र होगी कि मेरी बेटियां कब शादी करें। Mrs. Bennet comes to know of it. She is extremely delighted because she hopes that Mr. Bingley might marry one of her daughters. जब मिसिस बेनेट को पता चलता है कि एक अमीर आदमी ने नेदरफील्ड पार्क को किराए पर लिया है, वो खुश हो जाती है, वो बहुत खुशी महसूस करती है। उसको उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि शायद ये बंदा, ये आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर बिंगले, ये मेरे 5 बेटियों में से किसी के साथ शादी करे। That Mr. Bingley might marry one of her daughters. Mr. Bingley's being single makes Mrs. Bennet all the more particular about it. जब मिसिस बिंगले जब मिसिस बेनेट सुनती है कि ये जो मिस्टर बिंगले है ये बिल्कुल अकेला है, उसने अभी शादी नहीं की है, तो वो उसकी तवज्जो और बढ़ जाती है इस वाक़े की तरफ। वो बिल्कुल मुतमईन हो जाती है कि ज़रूर ये मेरी किसी न किसी बेटी से शादी करेगा। मिस्टर बिंगले पर्टिकुलर अबाउट इट। She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance. लिहाजा वो अपने हस्बैंड जिसका नाम होता है मिस्टर बेनेट, वो उससे कहती है कि लेट अस मेक एन एक्वेंटेंस, हमें उससे मेल मिलाप बढ़ाना चाहिए, हमें उसके बारे में सब कुछ मालूम करना चाहिए, हमें उसके साथ दोस्ती बढ़ानी चाहिए। सिंपली फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर्स, उनकी बेटियों की खातिर, अनमैरिड बेटी ये डॉटर्स। शी हैज़ एन एप्रहेंशन, उसको डर है दैट सम अदर मदर विद एन एलिजिबल डॉटर वुड एक्सप्लॉइट सच ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। शायद कोई और माँ जिसकी बेटियां कुंवारी है भी, वो इस मौके का फ़ायदा ना उठाए, वो मिस्टर बेंगले के साथ दोस्ताना ताल्लुकात स्टार्ट करे और वो वहाँ फिर शादी करे, फिर मेरी बेटियां फिर ये अनमैरिड ही रहेंगी। दिस इज़ द जिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। लास्ट में ये सचमुच उसकी एक बेटी के साथ शादी करता है, एलिजाबेथ उसका नाम होता है।
बट दैट इज़ नॉट इन दिस स्टोरी, ये वो इस स्टोरी में डिस्कस नहीं किया गया है. इट इज़ ए सिंपल एक्सट्रैक्ट, एक बहुत ही छोटा चैप्टर वहाँ से निकाला गया है. जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत बड़ी स्टोरी है, लव स्टोरी है. इसमें बहुत से एपिसोड्स है और इट इज़ बेस्ड ऑन दिस मिस्टर बिंगले एंड एलिजाबेथ के दरमियान जो लव स्टोरी है उसी पर ये बेस्ड है. नावल बहुत बड़ी नावल है. नाउ लेट अस रीड some paragraphs. My dear Mr. Bennet, said Mrs. Bennet one day. एक दफ़ा मिसिस बेनेट अपने हस्बैंड से कहती है, My dear Mr. Bennet, have you heard that Netherfield Park is let at last? क्या आपको पता है कि ये जो नेदरफील्ड पार्क है ये किसी ने किराए पर लिया है? इसमें कोई बसने वाला है? इसमें कोई रहने के लिए आया है? मिस्टर बेनेट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट. और उसका हस्बैंड उसको जवाब देता है, नहीं, मैंने ये बात नहीं सुनी. बट इट इज, वो उसे कहती है कि लेकिन ये सही है, मैंने ये बात सुनी है. सेड शी, फॉर मिसेस लॉन्ग हैज जस्ट बीन हियर. ये बात मैंने अभी सुनी क्योंकि एक और औरत जिसका नाम होता है मिसेस लॉन्ग, उसी ने ये बात मुझे कही है. हुआ जस्ट इन द हाउस ऑफ मिसेस एंड मिस्टर बेनेट. हैज जस्ट बीन हियर, वो अभी हमारे यहाँ थी, उसने मुझे ये बात बताई. एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट. उसने मुझे सब कुछ बताया कि किस तरह एक अमीर आदमी ने नेदरफील्ड पार्क को किराए पर लिया है और वो वहाँ बसने वाला है, बसने जा रहा है. मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर. लेकिन मिस्टर बेनेट ने उसको कोई जवाब नहीं दिया. डू यू वॉन्ट टू नो हु हैज टेकन इट? क्या आपको पता है ये उस मकान में कौन रहने के लिए आया है? ये मकान किसने किराए पर लिया है? क्राइड हिज वाइफ इम्पेशेंटली. बेसब्री से उसने ये सवाल किया, बेसब्री से उसने अपने हस्बैंड से पूछा. इवन शी क्राइड, चिल्ला के भी कहा, यू वॉन्ट टू टेल मी? अगर आप मुझे बताना ही चाहती हो, एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हियरिंग इट, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे सुनने में कोई एतराज़ नहीं है. आप बताना चाहती हो तो बताओ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन आया है, लेकिन मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. दिस वॉज इन्विटेशन एनफ. This is very important line. This was invitation enough. ये एक इन्विटेशन था, ये एक दावत थी, क्योंकि ये जो मिसेस बेनेट थी ये बहुत ही बातूनी औरत है, बहुत ज़्यादा बातें करती है और अब उसको बातें करने का मौका मिला है. ये एक इन्विटेशन था उसके लिए, अब वो चुप करने वाली नहीं थी. दिस वॉज इन्विटेशन एनफ. उसके लिए ये तो एक बिल्कुल एक मौका मिल गया था उसे बातें करने के लिए. वाई माई डियर, यू मस्ट नो. क्या आपको पता नहीं है? मिसेस लॉन्ग सेज दैट Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England. इंग्लैंड से एक नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड से एक आदमी आया है, एक अमीर आदमी आया है, उसी ने इस नेदरफील्ड पार्क को किराए पर लिया है. ही इज़ ए मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून. वो बहुत अमीर आदमी है, वो बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक है. फॉर्चून मीन्स दौलत. फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड. ही केम ऑन मंडे. वो मंडे को आया है. टू सी द प्लेस, जगह देखने के लिए आया. एंड वॉज सो मच डिलाइटेड विद इट दैट ही एग्री टू टेक इट. और उस जगह को उसने बहुत पसंद किया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस जगह को किराए पर लेगा या उसमें बसेगा. व्हाट इज हिज नेम? उसका नाम क्या है? बिंगले. ये उसकी बीवी जो है वो उसको बताती है उसका नाम बिंगले है. इज ही मैरिड और सिंगल? क्या वो मैरिड है या सिंगल है? मैंने आपको पहले ही बताया कि ये उस दौर की बात है जब लड़कियों की शादी को अवलीन तरजीह दी जाती थी. ये सबसे बड़ा काम होता था पेरेंट्स के लिए. वो चाहते थे कि उनकी बेटियां
बेटियों की शादी किसी बड़े अमीर घराने में हो तो ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारे। यहाँ भी उसी बात का जिक्र है। इज ही मैरिड और सिंगल, क्या वो शादीशुदा है या सिंगल है, अभी अनमैरिड है। ओ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर, बिल्कुल यकीन के साथ मैं आपको कहती हूँ कि वो सिंगल है, उसने अभी शादी नहीं की है। ए सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, एक अनमैरिड आदमी, बहुत ज़्यादा दौलत का मालिक, 4 or 5,000 a ईयर, कम से कम 4 से 5 हजार उसकी सालाना आमदनी है। 200 साल पहले की आमदनी है। लिहाजा आप कंफ्यूज मत हो जाइए। आज के दौर में अगर उसका हम इस कैलकुलेशन करेंगे तो ये लाखों में बनता है। 4 or 5,000 a year, what a fine thing for our girls। कितना अच्छा मौका है हमारी बेटियों के लिए, कितनी अच्छी किस्मत है हमारी बेटियों के लिए अगर ये काम हो जाए, अगर वो हमारी बेटियों में से किसी के साथ शादी करे। हाउ, लेकिन कैसे, वो क्यों हमारी बेटियों के साथ शादी करे, किस लिए हमारी बेटियों के साथ शादी करे। पेज नंबर 13। माय डियर मिस्टर बेनेट, replied his wife, how can you be so tiresome। आप इतने अनजान क्यों बन रहे हो, आप इतने ये why do you lack interest in this, why you are annoying, why you seem boring to me, how can you be so tiresome। आप बोरिंग क्यों लग रहे हो। You must know that I am thinking of him marrying one of them। मैं सोच रही हूं कि वो हमारी बेटियों में से किसी के साथ शादी करे। Is that his design in settling here? क्या वो इसी इरादे के साथ यहाँ आया है कि वो यहाँ शादी करेगा। डिजाइन, इरादा, नॉनसेंस, आप कौन सी बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हो। हाउ कैन यू टॉक सो, आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है। बट इट इज़ वेरी लाइकली दैट ही मे फॉल इन लव विद वन ऑफ देम। हम अपनी बेटियों को या उसके साथ हम मेल मिलाप बढ़ाएंगे, शायद वो हमारी किसी बेटी के साथ प्यार करे और फिर उसके साथ शादी करे। मैं यही सोच रही हूँ। And therefore you must visit him as soon as he comes। लिहाजा आप जितनी जल्दी हो सके उसके यहाँ जाइए जो ही वो आता है। I see no occasion for that। मुझे उसके लिए टाइम नहीं है, मुझे उसके लिए फुर्सत नहीं है। ओकेजन हम मौके को भी कहते हैं या हम किसी खास तकरीब को भी कह सकते हैं। आई सी नो ओकेजन फॉर दैट। मुझे तो कोई मौका ही नहीं मिलता है, या मुझे कोई ऐसी तकरीब होनी चाहिए जब मैं वहाँ जाऊँ, जिसके लिए मैं वहाँ जाऊँ। यू एंड द गर्ल्स में गो, आप जा सकती हो, या ये गर्ल्स जो है मेरी बेटियां जो है वो भी जा सकती है। और यू में सेंड देम बाय देम सेल्व्स, या अगर वो अकेली जाना चाहे तो वो जा सकती है। विच परहैप्स विल बी सेटल बेटर, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। फॉर एज यू आर एज हैंडसम एज एनी ऑफ देम, यहाँ ये जोक बोलता है अपनी बीयू को, आप भी बहुत खूबसूरत हो अभी, आप भी जा सकती हो। मिस्टर बिंगले माइट लाइक यू द बेस्ट ऑफ द पार्टी, शायद मिस्टर बिंगले को आप ही पसंद आ जाओ। ये जोक बोलता है अपनी बीवी से। माई डियर यू फ्लैटर मी, आप मेरे साथ ये मजाक क्यों करते हो। फ्लैटर एक्चुअली मीन्स मजाक करना। या हद से ज़्यादा तारीफ करना, उसको भी हम कह सकते हैं फ्लैटर। My dear, you flatter me. I certainly have had my share of beauty। मैं सचमुच बहुत खूबसूरत थी अपनी जवानी में। But my dear, you must indeed go and see Mr. Bingley when he comes into the neighborhood। आपको ज़रूर जाना चाहिए जब वो आए, जब वो हमारे एज हमसाये के तौर पर हमारे बिल्कुल हमसाये में रहने लगे। हमसाये में उन्होंने हमारा ये मकान किराया पर लिया है। आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए ताकि हमारा उसके साथ मेल मिलाप बढ़ जाए।
I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you. I dare say that means I agree. Dare say हम agree को कहते हैं. I dare say Mr. Bingley will be very glad to see you. I agree that he will be glad to see you. मैं बिल्कुल ये मानता हूँ आपको देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा. And I will send a few lines. मैं उसको एक खत लिखूँगा. मैं उसको लिखूँगा by you to assure him of my hearty consent to marrying whichever he chooses of the गर्ल्स. मैं उसको लिखूंगा कि अगर उसको हमारी बेटियों में से कोई भी पसंद आए तो वो उसके साथ शादी कर सकता है. यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी. वैक्सिंग मीन्स परेशान करना. आपको क्यों मज़ा आता है मुझे परेशान करने में? आपको मुझ पर जोक मारने में क्यों मज़ा आता है? यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्वस. आपको मेरे हाल पर रहम नहीं आता है. आपको मेरी परेशानी पर रहम नहीं आता है. ये जो लाइन है ये इसमें बहुत बार आती है. यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्वस. आपको मेरे हाल पर, आपको मेरी परेशानी पर रहम नहीं आता है, इसलिए आप मुझ पर जोक मारती हो. इसलिए आप मुझ पर ये जो परेशान करते हो. वैक्स मीन्स परेशान करना, तंग करना. You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. You mistake me, my dear. उसका हस्बैंड उसको जवाब देता है, आप मुझे गलत समझती हो. I have a high respect for your nerves. मैं आपकी इज्जत करता हूँ. मैं आपकी परेशानी की इज्जत करता हूँ. They are my old friends. This is also a joke here. वो तो मेरे पुराने दोस्त हैं. आपकी परेशानियाँ मेरे दोस्त हैं. यू डू नॉट नो वट आई सफ़र. आपको मालूम ही नहीं है कि मैं किस परेशानी से गुजर रही हूँ, मैं किस मुसीबत से गुजर रही हूँ, मैं किस टेंशन से गुजर रही हूँ. टेंशन उसको सिर्फ यही है कि उसकी बेटियों की शादी हो जाए. कम से कम ये मौका वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है. नाउ what happens next, we will read that in next video. Till that, goodbye.